नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग में मरने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। आपको बता दें कि शनिवार को हमास ने इजराइल पर हमला बोलते हुए 5000 रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इजराइल ने भी विनाशकारी हवाई हमले करते हुए युद्ध की स्थिति घोषित कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इजरायली मीडिया के हवाले से बताया गया है कि अब तक 600 से ज़्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं और कई अन्य लोगों को बंदी बनाया गया है, जिनकी संख्या की कोई जानकारी नहीं है। वहीं फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कम से कम 370 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। आपको बता दें कि इजराइल पर यह हमास का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। वहीं इस बीच शनिवार देर रात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी किए गए बयान के तुरंत बाद इजराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और सामान की आपूर्ति बंद कर दी है। लगभग सभी क्षेत्रों को बिजली आपूर्ति करने वाले इजराइल से बिजली सप्लाई काट दी गई। नेतन्याहू ने देर रात यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई का पहला चरण समाप्त हो गया। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल गजा को मलबे में तब्दील कर देगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण एयर इंडिया ने नई दिल्ली से इजराइल के तेल अवीव जाने और वहां से आने वाली सभी फ्लाइटों को 14 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया है, जो कि हफ्ते में 5 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित होती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए एयर इंडिया के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि हमारे पैसेंजर्स और क्रू की सुरक्षा के लिए तेल अवीव से हमारी उड़ानें 14 अक्टूबर 2023 तक निलंबित रहेंगी। एयर इंडिया इस अवधि के दौरान किसी भी उड़ान में कन्फर्म बुकिंग कराने वाले यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दांव चलते हुए कल शनिवार देर रात राज्य में जातीय सर्वे कराने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य सरकार जातीय सर्वेक्षण कराएगी। वहीं गहलोत सरकार के इस कदम पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हमला बोलते हुए कहा कि सीएम गहलोत बात को भटकाने में माहिर हैं। उन्होंने पीटीआई भाषा से बात करते हुए कहा कि अब जब आदर्श आचार संहिता लागू होने में कुछ ही समय बचा है, तो क्या वह अधिकारियों को उस काम से हटाकर जाति जनगणना के काम में लगाएंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि मतलब लोगों को मूर्ख बनाने की भी कोई हद होती है और ये तो हर हद पार कर चुके हैं। जातीय सर्वे के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग अन्य प्रदेशों में है, लेकिन ऐसी कोई मांग हरियाणा में नहीं है, क्योंकि हमने अपने यहाँ समाज के हर वर्ग में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी पहचान पहले से कर ली है और उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा के लोग कांग्रेस की जाति आधारित राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कथित नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने आज सुबह रविवार 8 अक्टूबर को कोलकाता के मेयर और कार्य एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के आवास पर छापेमारी की। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने पीटीआई भाषा से कहा कि केंद्र द्वारा मनरेगा फंड का भुगतान न किए जाने को लेकर टीएमसी की ओर से कोलकाता में राज्यपाल सीवी आनंद बोस के आवास के बाहर किए गए अनिश्चितकालीन धरने से बीजेपी परेशान है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन ने गति पकड़ ली है, इस वजह से केंद्र सरकार परेशान है और वो परेशानियों का सामना करने या समाधान निकालने की बजाय अपने दो खिलौने यानी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ईडी ने इसी मामले में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रतिन घोष के घर पर छापेमारी की थी। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेश अनुसार यह छापेमारी ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर अवैध नगरपालिका भर्ती के संबंध में की जा रही है। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को पूरे राज्य में कथित भ्रष्टाचार की जाँच का निर्देश दिया गया था। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की ये फितरत है कि जहां जनता साथ ना दे रही हो, वहां ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराओ। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि ईडी ने हमारे मुखर राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लेकिन हम भाजपा के सामने नहीं झुकेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब पहली बार नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि विपक्ष एकजुट ना हो, विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ ना बोले। अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता से सरकार घबराई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में किसी पर भी छापा पड़ सकता है।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के बाद पहली बार लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की कारगिल विंग में 4 अक्टूबर को हुए चुनाव के लिए आज 8 अक्टूबर रविवार को वोटों की गिनती जारी है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कारगिल के चुनाव में जीत की उम्मीद जताई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद है, लेकिन कुछ और कहने से पहले हमें सभी नतीजों का इंतजार कर लेना चाहिए। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी कारगिल चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को कारगिल में अपनी जीत दर्ज करते हुए देखकर खुशी हो रही है। 2019 के बाद यह पहला चुनाव है और लद्दाख के लोगों ने खुलकर अपना मत जाहिर किया है। महाराष्ट्र एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद से शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बीच इस बात की अटकलें जोरों पर हैं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की पत्नी बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें कि वर्तमान समय में शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले बारामती सीट से सांसद हैं। वहीं जब इन अटकलों को लेकर सुप्रिया सुले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बारामती के माले गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली की एक अदृश्य शक्ति हमारे परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ना तो मैं और ना ही मेरा परिवार जानता है कि मेरे खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। मैं बारामती से 3 बार जीत चुकी हूँ और जो भी चौथी बार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है मैं उसका स्वागत करती हूँ। परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होने से बेहतर है कि योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुआ जाए। आप सभी जानते हैं कि इस तरह की अटकलें कौन लगा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। वहीं भारत की शानदार गेंदबाजी के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। अब भारत को जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य हासिल करना है। फिलहाल अभी के समय अनुसार भारत के 3 विकेट गिर चुके हैं और भारतीय टीम ने 6 ओवर में 18 रन बना लिए हैं। बता दें कि इस समय क्रीज पर विराट कोहली और केएल राहुल मौजूद हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।